चलो जी बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था कि रेजोनेंस के टाइप्स पढ़े थे। तो अपन ने उसमें कई तरह के रेजोनेंस देखे थे, और अपन ने एक रेजोनेंस ये भी देखा था कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फ्री रेडिकल हो तो उनका क्या नहीं होता बेटा, मूवमेंट है नहीं होता, जब तक पाई बॉन्ड खुद रेजोनेंस कर रहा हो। क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? आज अपन बात करेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे बेटा? कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। क्लियर है? तो देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आप सबको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए, दो एटम के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड ए बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में जो टोटल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा अपने? बॉन्ड ऑर्डर। अब जो बेटा ध्यान से कि हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना तो सीख चुके हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था एमओटी थ्योरी से, वो दो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सीखा था। तो बॉन्ड ऑर्डर तो मैं आज भी नहीं निकालना सिखा रहा, आपको स्ट्रक्चर गिवन होगी, लेकिन रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर चेंज। कि सर रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर चेंज कैसे हो सकता है? तो देखो, रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर इसलिए चेंज होता है, अगर आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखते हो, जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस अगर होता है तो ये डबल बॉन्ड यहां जाता है और ये डबल बॉन्ड आगे जाता है। तो आप एक ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड है। अगर मान लो रेजोनेंस नहीं होता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर दो, इसका एक, इसका दो, लेकिन रेजोनेंस होने के कारण वो हमेशा तो दो नहीं रहता, कभी दो है तो कभी ये, कभी एक है तो ये कभी, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है? तो मैं यहाँ पे वही सिखा रहा हूं कि रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आता है। मैं ये सिखा ही नहीं रहा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो मैं पहले पता केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो कि रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आता है। अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये दो होता, ये एक होता, ये दो होता, लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या हुआ कि ये कभी दो हो रहा है कभी एक हो रहा है, तो एवरेज एक के दो के बीच का आएगा। तो बोलो, ये कभी एक हो रहा है कभी दो हो रहा है, तो इसका भी एवरेज एक और दो के बीच का आएगा। तो आपने एक चीज देखी बेटा कि जो डबल सिंगल डबल है, तो इसके कारण आप ध्यान से समझो तो देखो, रेजोनेंस से घाटा किसको हो रहा है? डबल बॉन्ड को हो रहा है। किस चीज का घाटा हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर का। ध्यान रहे, घाटे का मतलब समझना, बॉन्ड ऑर्डर को घाटा हो रहा है कि डबल बॉन्ड को सिंगल में जाना पड़ रहा है, उसे शेयर करना पड़ रहा है, उसे क्या करना पड़ रहा है? किसके साथ में? सिंगल बॉन्ड के साथ में। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये हमेशा सिंगल होते, डबल डबल होते, लेकिन रेजोनेंस होने से हुआ क्या कि सर रेजोनेंस होने से डबल किस में गया? सिंगल में, और ये सिंगल किस में गया? डबल में। तो मैं क्या सीखा कि रेजोनेंस से डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटता है, सिंगल बॉन्ड का बढ़ता है। अरे बोलो, उसको तो फगड़े पड़े पड़े मिल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या बोलेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिंगल बॉन्ड इंक्रीज। सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए डबल बॉन्ड डिक्रीज। ये चीज सबको समझ में आई बेटा? अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो हो रहा है। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? दो से कम, और इसका एक से क्या हो गया? ज्यादा। अब हमें यही सीखना है कितना कम हो गया और कितना ज्यादा। क्लियर है? एक एक तो सबका रहने वाला है भाई, एक बॉन्ड ऑर्डर तो हमेशा रहने वाला है, बस वो एक पाई बॉन्ड का शेयर हो रहा है। पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? शेयर। समझा के सबको? अब बेटा मुझे ये चीज पता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बोलो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। तो हो क्या रहा है बेटा कि इस रेजोनेंस होने के कारण हमने सीख लिया कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटता है और सिंगल बॉन्ड का बढ़ता है। तो ये चीज दिमाग में सेट कर लो पहले से ही, आगे उसी टॉपिक उसी पे। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है और सिंगल बॉन्ड का। तो मुझे एक बात बताओ, रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बोलो। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सिंगल बॉन्ड के बारे में, रेजोनेंस के बारे में आपका क्या राय है? कम होगी। जैसे अगर मैं तुम्हें कहता CH2 CH, अगर मैं तुम्हें इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में कंपैरिजन कराता तो बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती? इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, बताओ। बी वाले की ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि सर इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब इस सिंगल बॉन्ड को क्या मिलेगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस मिलेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये सिंगल बॉन्ड से कुछ ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रखेगा, और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अरे बोलो,
और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है सिंगल बॉन्ड से छोटी। अरे बोलो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ घटी, चमका क्या, पक्का। चलो जी, अब अपन जो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या है बेटा, अगर अपन क्रॉस कॉन्जुगेशन समझना है अपने को, क्लियर है, तो देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसे समझते हैं अपन, है ना। इसे समझने के लिए अपने कहानी सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी, कहानी। तो कहानी में अपने पास दो कैरेक्टर है, कनिष्क और एक हिमांशु, क्लियर है। अब मान लो कि जो कनिष्क है वो सब्जी बेचता है, वो क्या करता है, सब्जी बेचता है, और एक गली में सब्जी बेचता है, बढ़िया। एक गली है जिसमें ये क्या करता है बेटा, सब्जी बेचता है। अरे बोलो कोई दिक्कत है, तो इस गली है सॉरी, इस गली में सब्जी बेचता है, कौन बेचता है बेटा, कनिष्क। अरे बोलो, तो कनिष्क आता है इस गली में सब्जी बेचता है, कोई दिक्कत, और इसके दिन के 100 रुपए की कमाई हो जाती है, बढ़िया जिंदगी कट रही है। गवर्नमेंट बाहर 8 रुपए में खाना देती है, इंदिरा रसोई में, मस्त जिंदगी। क्या चाहिए आदमी को, 2 टाइम का खाना 16 रुपए में, बाकी कमाई ही कमाई, क्लियर है। फिर ऐश करता है, बाकी बचे रुपए से, क्लियर है। देता गवर्नमेंट 8 रुपए में देती है बेटा, कभी घर वाले कभी घर से निकाल देंगे ना, वहीं जाना बेटा, क्लियर है। आधार कार्ड लेके जाना, इससे नहीं खिलाते हैं। अब जो बेटा ध्यान से तो सिंपल सी कहानी, जो ये जो कनिष्क है इसमें आराम से सब्जी बेचता, बढ़िया जिंदगी चल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है, ये नॉर्मल जिंदगी है। अब क्या हुआ बेटा कि ये सब्जी बेचता है और ये नॉर्मल लाइफ है। अब कनिष्क तो सब्जी बेच ही रहा था, और ये बात इसके दोस्त हिमांशु को पता लग गई। किसको पता लग गई, कि बहुत मजे उठा रहा है, आजकल बहुत पैसे आ रहे हैं तेरे पास। तो सिंपल सी कहानी, पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सब्जी बेच रहा था, इसे पता लगा। तो जिस गली में कनिष्क सब्जी बेचने जाता उसी में हिमांशु ठेला लेकर आ गया। अब क्या बढ़ गया, कंपटीशन क्या बढ़ गया। लेकिन देखो बेटा, यहाँ पे कनिष्क अपनी मर्जी से चलाता था, जो भाव ये रखता गली वालों को वही खरीदना पड़ता, और ये मोल भाव भी ज्यादा नहीं करता कि लेना है तो लेने, बना के निकल, तो सबको इसी की बात माननी पड़ती, मतलब ये यहाँ पे एकदम दादागिरी से रहता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि कनिष्क और हिमांशु दोनों सब्जी बेचने आ गए, तो लोग कहेंगे कनिष्क को, कहेंगे 2 रुपए सस्ती करके, तू नहीं करेगा हिमांशु से ले लेंगे, और यही बात हिमांशु को बोलेंगे। अब मान लो ये पहले अकेला 100 रुपए की सब्जी बेच देता था, तो क्या इन दोनों में से कोई भी 100 रुपए की सब्जी बेच पाएगा, हो सकता है एक 70 की बेचे, एक 30 की बेचे, हो सकता है दोनों 50-50 की बेचे, हो सकता है एक 40 की बेचे, एक 60 की, क्योंकि गली तो उतनी है। अरे बोलो, पर गली की मौज हो गई, एनी टाइम कोई ना कोई सब्जी वाला खड़ा ही रहता है। अरे बोलो, तो फायदा किसका हुआ, तो नॉर्मल थिंग में सब्जी वाले की मौज है। लेकिन जब गली वाली बात है, जब दो सब्जी वाले आएंगे तो फायदा किसका होगा, गली का, घाटा किसका होगा, सब्जी वाले का। अब ये गली और ये क्या है बेटा, सब्जी वाले की जगह हम बात करते हैं रेजोनेंस, किसकी बात करते हैं, रेजोनेंस की। अगर कोई रेजोनेंस इस तरह से चल रहा है सिंगल वे में, क्लियर है, तो सिंगल वे में चल रहा है, तो ये नॉर्मल जो सब्जी वाला होगा इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा। अरे बोलो, लेकिन जब दो जने मिलके एक ही गली में बेचने आएंगे, तो इनका घाटा, और घाटा किसमें, रेजोनेंस में, किसमें बेटा। अगर कोई मॉलिक्यूल में इस तरह से हुआ कि दो सब्जी वाले बेचने आए, तो इनका रेजोनेंस कम, इनका रेजोनेंस है, और गली का रेजोनेंस है ज्यादा, घाटे कम। रेजोनेंस है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बोला है मैंने, बॉन्ड ऑर्डर कम या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ये तय नहीं किया है मैंने, मैंने रेजोनेंस कम या रेजोनेंस से ज्यादा। तो हमने क्या कहा कि गली का रेजोनेंस ज्यादा होता है, गली का रेजोनेंस से, और सब्जी वालों का रेजोनेंस से कम। अब बहुत सी जगह लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है क्रॉस कॉन्जुगेशन में कि सर क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन से घाटा होता है, फायदा होता है, ये बाद की बात है। मेरे को तो इतना समझ में आता है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन से गली का रेजोनेंस होता है, किसका रेजोनेंस होता है, अरे बोलो, और सब्जी वालों का क्या होता है, रेजोनेंस से कम। अब वो बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो अपन अलग से देखेंगे, क्लियर है। तो सॉरी लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, समझा क्या, चलो जी। अब थोड़ा ध्यान से अपन बात करते हैं, अपने पास एग्जाम्पल आता है, ये वो कहानी है जब अपन अपनी कहानी में कनिष्क है, तो यहाँ कनिष्क ले लेते हैं, यहाँ पर भी कनिष्क और हिमांशु ले लेते हैं। अब देखो हमसे 3 क्वेश्चन आएंगे इसे, क्लियर है, और हमें इन तीनों क्वेश्चनों में एक कंपैरिजन आता है, कोई भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहानी देखो बड़ा ध्यान से, इसमें अपने पास एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड A CH2,
इसमें देखो बेटा डबल सिंगल डबल, तो सिर्फ एक तरफा रेजोनेंस है, और कोई रेजोनेंस है क्या? ये वो कहानी है जब कनिष्क अकेला सब्जी बेचता था। अरे बोलो, क्लियर है? डबल सिंगल है, डबल। इस कहानी को देखो तो ये भी वो अकेले वाली कहानी, देखो लोन पेयर सिंगल है, डबल, कोई कंपटीशन है। लेकिन यहां देखो बेटा डबल सिंगल डबल, और लोन पेयर सिंगल है, डबल। तो क्या ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है गली है, और सब लोग उसी को ही क्या बेचना चाहते हैं बेटा? सब्जी बेचना चाहते हैं। अरे बोलो, ये भी इसी को सब्जी बेचना चाहता है, ये भी इसी को सब्जी बेचना चाहता है। अरे बोलो, तो क्या ये तो गली हो गया और ये दोनों क्या हो गए? सब्जी वाले। अब देखो बेटा, अगर ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करने आएगा तो लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होगा, और लोन पेयर आएगा तो डबल बॉन्ड का नहीं होगा। तो मुझे एक चीज तो श्योर है कि इन दोनों का उतना रेजोनेंस नहीं होगा जब वो अकेले थे। भाई ये इस बॉन्ड, इसमें तो अकेला डबल बॉन्ड बेच रहा है, तो इसका रेजोनेंस खूब है। इसमें अकेला लोन पेयर है, इसमें दोनों आए, तो बीच वाले को तो कोई घाटा नहीं है, वो तो अभी भी मौज उड़ाएगा। लेकिन क्या गलियों का घाटा होगा? फिर गलियों का क्या, सब्जी वालों का घाटा होगा, किसी एक का रेजोनेंस ज्यादा होगा। अब इसको अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई बच्चे के डाउट रहता है इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझना, क्योंकि कहानी बॉन्ड ऑर्डर तक जाएगी। तो पहले समझना है रेजोनेंस कहां ज्यादा कहां कम। तो ये चीज सबको समझ में है, कहां ज्यादा कहां कम। तो जैसे मैं सबसे पहले कंपेयर कराता हूं ए और एडीएस में। इस बॉन्ड का नाम ए दिया मैंने, और इस बॉन्ड का नाम एडीएस दिया। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर बॉन्ड में करवाएगा, तो इसका ए बॉन्ड और इसके एडीएस बॉन्ड में कंपैरिजन है। क्लियर है? तो अगर मेरे को इसके ए और एडीएस में कंपैरिजन करवाने हैं, क्लियर है, तो अपन कैसे करवाएंगे? तो ध्यान समझो बेटा, कि अगर मैं तुम्हें कहूं ए और एडीएस में से रेजोनेंस कहां ज्यादा है? एडीएस में ज्यादा है, एडीएस में कम रेजोनेंस है। एडीएस कौन है? रेजोनेंस कहां ज्यादा है एडीएस में? क्योंकि इसको ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहां सिर्फ यही रेजोनेंस कर रहा है। तो क्या इसको दोनों तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है? और दोनों तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है, तो सिंपल सी कहानी है, कहां रेजोनेंस ज्यादा होगा? एडीएस पे रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो पहला तय करो कि रेजोनेंस कहां ज्यादा। हमने कहा एडीएस। सबसे पहला काम होता है रेजोनेंस तय करना, बॉन्ड और बाद की बात है। अब रेजोनेंस तय होने के बाद देखो कि ए और एडीएस है कैसे बॉन्ड, डबल की सिंगल? डबल बॉन्ड है, और आपको पता है डबल बॉन्ड का ज्यादा रेजोनेंस घाटा कर जाता है। अरे बोलो, तो मैंने रेजोनेंस का फायदा बोला है, रेजोनेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अरे बोलो, इसका कोर्स रेजोनेंस ज्यादा है, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस डबल बॉन्ड के लिए घाटा होता है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, आपने तो फायदा बोला था। अरे मैंने तो रेजोनेंस का फायदा बोला था। अब ज्यादा रेजोनेंस से क्या हो गया बेटा? डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर तो घट जाता है, और दोनों ही डबल बॉन्ड है। अब दोनों डबल बॉन्ड है, तो जहां ज्यादा रेजोनेंस वहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा घटेगा। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका हो गया? ए का ज्यादा हो गया एडीएस से। तो जो कहानी पलट रही है वो अलग कहानी है। पहला काम रेजोनेंस तय होना, पहले लिखो जिसका रेजोनेंस ज्यादा हो गया। फिर आप दूसरी कहानी पे आओ कि जहां रेजोनेंस ज्यादा है वहां बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड का कम हो जाता है। ये नेक्स्ट कहानी है, जुड़ गई। बॉन्ड लेंथ उल्टी करनी है, बॉन्ड लेंथ तो क्या करनी है? उल्टी। समझा क्या? अब जैसे मुझसे कहा बी और बीडीएस में कंपेरिजन करवाया, तो ये बी है और ये का आपके पास बीडीएस है। क्लियर है? तो बी और बीडीएस में से पहले तय करो रेजोनेंस कहां ज्यादा है, क्योंकि बीडीएस यहां रेजोनेंस करने आया तो ये लोन पेयर कर गया, तो इसको रेजोनेंस कम मिलेगा, और इसको तो अपना मर्जी है, पूरी का पूरा ये रेजोनेंस है। तो पहला तय हो गया कि बी का रेजोनेंस ज्यादा है, ऐसा फिक्स नहीं है, ऑर्डर को ही आएगा, बी का रेजोनेंस ज्यादा आ गया। अब सेकंड बात, रेजोनेंस आ चुका है, अब वापस पलट के नहीं देखना है। अब बी और बीडीएस सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? और डबल बॉन्ड में आपको पता है ज्यादा रेजोनेंस घाटा कर देता है, ज्यादा रेजोनेंस क्या कर देता है? तो आप क्या कहोगे कि बी का रेजोनेंस ज्यादा हुआ, और बी एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? कम। अरे बोलो, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका कम हो गया? बी का कम हो गया, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस डबल बॉन्ड के लिए फायदा सौदा नहीं। अब नेक्स्ट पूछता सी और सी डेस में, किसमें पूछता है? तो ये रहा सी और ये रहा सी डेस। अब बताओ ज्यादा रेजोनेंस किसके पास है, सी के पास है कि सी डेस के पास है? सी अकेला रेजोनेंस कर रहा है और सी डेस ये है, तो यहां जब लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड भी कर रहा है, तो सी डेस का रेजोनेंस कम है, क्रॉस कॉन्जुगेशन उसका रेजोनेंस कम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सर सी का, सी डेस का तो रेजोनेंस नहीं है, सी डेस का तो क्या नहीं है, सी का रेजोनेंस ज्यादा। अब सी और सी डेस है क्या, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? और सिंगल बॉन्ड का तो रेजोनेंस से फायदा होता है। देखो नई कहानी है, इस कहानी से अब इससे मतलब नहीं है, और आपको बताया कि रेजोनेंस से फायदा होता है, तो जहां ज्यादा रेजोनेंस वही बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा।
तो अब की बार सी का रेजोनेंस भी ज्यादा और बॉन्ड ऑर्डर भी दो अलग अलग बातें हैं बेटा, इसको मैंने पहले पढ़ा है, इसको समझा क्या। तो पहले आप ये तय करो रेजोनेंस कहां ज्यादा, फिर तय करो कि अगर वो डबल बॉन्ड है तो घाटा कर देगा बॉन्ड ऑर्डर में, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देगा फायदा। क्रॉस कॉन्जुगेशन सिर्फ रेजोनेंस का फायदा और घाटा बताता है, फिर बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे कोई मतलब है नहीं है। जैसे मेडिसिन आप लेते हो तो जिस बीमारी की ले रहे हो वो बीमारी सही कर देंगी, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा हमें कोई मतलब है। अरे बोलो, तुम्हें डॉक्टर थोड़ी कहता ये ले ले, ये दवाई लेने के बाद तू मरे, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगले साल मर जाएगा, ऐसा नहीं कहता ना, ठीक है इससे दवाई से तो ठीक हो जाएगा। साइड इफेक्ट कोई नहीं बताता, क्लियर है, ये साइड इफेक्ट्स हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन तो सिर्फ रेजोनेंस बताता है, क्या बताता है, समझा क्या, साइड इफेक्ट कोई नहीं बता रहा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब है हमें कैलकुलेशन करना है इस रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर भी हमें पता लग गया बदलता है, डबल बॉन्ड का बढ़ जाता है, सिंगल का घट जाता है, सॉरी डबल का घट जाता है, सिंगल का बढ़ जाता है, रेजोनेंस कितना बढ़ जाता है कितना घट जाता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है कार्बोनेट, क्या है बेटा कार्बोनेट, रेजोनेंस के कारण क्या फर्क पड़ा। अगर मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको नहीं लगता नेगेटिव सिंगल डबल ये वाली स्ट्रक्चर आ सकती है बेटा। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, फिर बोलो क्या यहाँ फिर से रेजोनेंस है नेगेटिव सिंगल डबल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, फिर बोलो ये बनेगा। अगर इन तीनों का मैं हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड में आपको पता है इतनी स्ट्रक्चर तो कॉमन है सब में, देख लो सिंगल बॉन्ड वाली, बस एक पाई बॉन्ड है जो कभी इसके पास है जो कभी इसके पास है जो कभी इसके पास है, मतलब ये पाई बॉन्ड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अरे बोलो, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड का डॉट 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 सब में दिखा दिया। अब मैं जब बॉन्ड ऑर्डर निकालू तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच बना बॉन्ड, तो बताओ कम से कम कितने बॉन्ड बने हुए हैं इनमें, एक एक बॉन्ड तो सब में बना हुआ है। अरे बोलो, अब एक पाई बॉन्ड कभी इसके पास है कभी इसके पास कभी इसके पास, तो एक बॉन्ड को 3 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक दिन को कितना मिलेगा 0.33। अरे बोलो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1 अरे बोलो, पर ऐसा करने में तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो स्ट्रक्चर चलो आ गई, सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे थोड़ी, तो हम क्या करते हैं बेटा ध्यान समझो, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम किसी एक स्ट्रक्चर को ले लो, ये वाली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसमें टोटल बॉन्ड गिनो कितने, टोटल बॉन्ड कितने बता, वही बॉन्ड जो रेजोनेंस में जाते हैं, दो दो चार, टोटल बॉन्ड कितने हैं चार, तो नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कितने, एक दो तीन, कितने हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 4/3 1.33। अरे बोलो चमका क्या, पक्का इसमें किसी को कोई दिक्कत है, श्योर, सेम कहानी इसमें थी बेटा, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलो जी। अब जैसे हमें ये स्ट्रक्चर दी और पूछा बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या बताओ तो बताओ इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं बेटा, ये नहीं गिनोगे CH वाला, क्योंकि बेटा हमें बॉन्ड में ध्यान रखना, देखो कई बार बच्चे के मन में आती है वो इसको भी गिन लेता है कि सर टोटल बॉन्ड में तो देखो 2 3 2 5 1 6 कितना हो गया 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गिन देता है, लेकिन इस CH बॉन्ड ने तो रेजोनेंस किए ही नहीं, जो CH बॉन्ड है इनका तो रेजोनेंस लेना देना ही, रेजोनेंस कहां हो रहा है डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो जो मैंने घेरा सा बनाया है यही बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो सिर्फ रेजोनेंस के कारण इफेक्ट चेंज कर रहा हूं ना, तो रेजोनेंस के कारण इफेक्टेड टोटल बॉन्ड कितने 8, और इन रेजोनेंस से इफेक्टेड टोटल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5, तो 8/5 बॉन्ड टोटल कितना है 1.6, इसका मतलब जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड से कुछ कम हो गया 1.6 हो गया, और जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगल से बढ़ के कितना हो गया 1.6। अरे बोलो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, मुझसे इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो कितना बताऊंगा, तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में अगर मैं इसके पूछूं इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा एक, इस CH का बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा एक, अरे बोलो इस वाली स्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें तो इसमें C डबल बॉन्ड C है, तो बोलो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, किस तरह, ये तो रेजोनेंस में, ये तो किसमें है इतनी दूर तक रेजोनेंस है, लेकिन ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा एक, इसका भी एक, ये CH बॉन्ड भी कितना होगा एक, ये CH बॉन्ड भी एक, लेकिन इनकी बात करें तो टोटल बॉन्ड कितने जो रेजोनेंस इफेक्टेड है 5, और सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 5/3, फिर बोलो नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें ये वाली, तो अगर इनमें अपन बात करें तो देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इतनी दूर तक रेजोनेंस है,
ये रेजोनेंस में है ही नहीं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर दो। अरे बोलो, अब जिनमें रेजोनेंस है उनमें टोटल बॉन्ड कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 11। जो रेजोनेंस इफेक्टेड है उन्हीं को देखना है, वो इन्हीं में सिग्मा बॉन्ड देखने कितने हैं? 7। अरे बोलो, हम का क्या? तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 1.5। किसी को दिक्कत इसमें? नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें, बेंजीन, तो बेंजीन में क्या ये सीएच बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। लेकिन ये रेजोनेंस में जाता ही नहीं है। तो कितने बॉन्ड है जो रेजोनेंस में जा रहे हैं? 9 बॉन्ड। कितने? 2, 2 4, 2 6, 7, 8 और 9, इतने बॉन्ड पे रेजोनेंस हो रहा है। और उनमें सिग्मा कितने? 6। तो 9 डिवाइडेड बाई 6। बोलो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। इसका मतलब इसका हर सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा है वो 1.5 का है, और सीएच बॉन्ड कितने का है? 1 का। फिर बोलो, हमसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो कई बार बच्चे के मन में आती है कि सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अच्छा है, तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें थोड़ा सा अजीब आंसर थोड़ा अलग है। अगर मैं ClO4, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो क्या इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी बेटा? अरे बोलो, या तो सबको आएगा समझ में? क्या इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी बेटा? अरे बोलो। अब इनकी स्ट्रक्चर्स को अगर अपन बात ध्यान से देखें बेटा, उन स्ट्रक्चर्स का क्या निकालना चाहें बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना चाहें? बॉन्ड ऑर्डर। तो ध्यान से समझना बेटा, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव सिंगल है, डबल, नेगेटिव सिंगल है, नेगेटिव सिंगल है, डबल, तो रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल है, डबल, नेगेटिव सिंगल डबल और नेगेटिव सिंगल, कुछ नहीं है ना, किसी एक से करेगा, पर है तो तीन तीन रेजोनेंस। रेजोनेंस कर तो सकता है। मैंने कहा जितने रेजोनेंस इफेक्टेड है सब पे रेजोनेंस जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, मुझसे पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, और खुद को ऑक्सीडाइज करे, सॉरी दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज, और खुद को रिड्यूस करे। खुद को रिड्यूस करने का तरीका क्या है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बोलो, तो अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करना चाहते हैं तो उनको अपना ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो बोलो, अब ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो जो कमजोर होगा वो जल्दी तोड़ेगा। तो हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें टोटल बॉन्ड कितने बेटा? 2, 2 4, 2 6, 1 7, और कितने बॉन्ड सिग्मा है? 4। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 1.7। कितना आता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल बॉन्ड कितने? 2, 2 4, 1 5। सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1.6। यहाँ पे मैं बात करूं टोटल बॉन्ड कितने? 3। सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। और यहाँ पे मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो मुझे पता लग गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे कम इसी का है बेटा। अरे बोलो, कर नहीं रहा ना, मैंने नॉर्मल एक ही तो लिया बस, सिंपल। क्लियर है? तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.7। अरे बोलो, कम का क्या? अब अपने पास सिंपल सी कहानी है कि जब बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा मजबूत है, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ बहुत मजबूत है, जबकि यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है? कमजोर। तो जब तोड़ने की बारी आएगी, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, तो आपको अपना ऑक्सीजन तोड़ के उसे देना पड़ेगा, तभी तो आप खुद रिड्यूस हो पाओगे। तो अगर क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने की बारी है तो बताओ ये जल्दी टूटेगा कि ये जल्दी टूटेगा? ये वाला जल्दी टूटेगा। इसका मतलब ये अपने आप को ऑक्सीजन इससे जल्दी रिलीज होगा, तो ये अपने आप को ज्यादा जल्दी रिड्यूस करेगा, और ज्यादा जल्दी रिड्यूस करेगा तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कौन है? लीस्ट ऑक्सीजन। तो अपन याद कैसे रखें? देखो इसके पास 4 ऑक्सीजन है, लेकिन दे एक भी नहीं पा रहा। इसके पास एक है, वही देने को तैयार है। तो सिंपल सी कहानी है, जितना अमीर उतना कंजूस। अरे बोलो, जितना अमीर उतना कंजूस। समझा क्या? ये अमीर खूब है, खूब ऑक्सीजन है, लेकिन एक भी देने को तैयार है, और ये एक को भी देने को तैयार है। ये किससे एक्सप्लेन हुआ? बॉन्ड ऑर्डर से। तो ये एसेशन रीजन में पूछ सकता है कि इस ये वाला मॉलिक्यूल ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि ये लोअर में, फिर भी ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो फिर क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है वो ज्यादा क्या होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे बोलो, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकालना क्या है? आसान। हम्म अपन बड़ा स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उससे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वो बैक बॉन्डिंग है। वो क्या है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, नहीं होती इनके कंपेरिजन में। कौन सा?
लोन पेयर रेजोनेंस कैसे करेंगे? नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब जो बेटा इन तीनों को समझते हैं कि क्या एरोमेटिक होता है, क्या नॉन एरोमेटिक, क्या एंटी। देखो स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको क्या करना है एक्चुअली तो सिंपल सी कहानी है, आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एक ही मॉलिक्यूल में दिखेगा, या तो वो एरोमेटिक दिखेगा या एंटी। नॉन आपको पहले से क्लियर हो जाता है कि नॉन एरोमेटिक है, क्लियर है, पर उन दोनों में से एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। तो देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सी कहानी है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लेनर। और मॉलिक्यूल तभी प्लेनर होगा जब सारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, sp2। फिर बोलो, एक भी एटम बीच में sp3 आ गया तो प्लेनर नहीं हो सकता। फिर बोलो, तो मॉलिक्यूल एकदम प्लेन में होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, प्लेन में। दूसरी बात क्या है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कल। सर्कल का मतलब इस तरह से घूमना चाहिए इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जैसे बेंजीन में घूमता है। सर्कल में और लीनियर में फर्क समझो बेटा। जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर में बनाऊं, अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यही है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां पे आ गए, तो ये सर्कल में रेजोनेंस नहीं हुआ बेटा, ये रेजोनेंस सर्कल में नहीं हुआ, ये तो लीनियर हुआ ना, जिस लाइन में गए उसी में वापस आ गए। लेकिन अगर आप बेंजीन में देखते हो, यहां देखो बेटा रेजोनेंस सर्कल में, इसमें बेटा तो इलेक्ट्रॉन का सर्कल में डीलोकलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, पूरा सर्कल बनना चाहिए, यूं नहीं बना तो कहानी खत्म, डील अपन इसको नहीं मानेंगे। तो इन दोनों कंडीशन में से दोनों ही फुलफिल करनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और डीलोकलाइजेशन किसमें होना चाहिए, सर्कल में। दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो या तो वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, या तो वो क्या है, एरोमेटिक, या फिर क्या है, एंटी एरोमेटिक। समझा क्या, क्या दो कंडीशन है, मॉलिक्यूल प्लेनर और सर्कल में डीलोकलाइजेशन। दोनों में से एक भी अगर फुलफिल नहीं होती तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। मॉलिक्यूल क्या है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन। एक भी नहीं हुई तो दोनों छोड़ो, एक भी नहीं हुई, दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों फुलफिल होती है और आप कहते हो हाँ दोनों हैं, तब हमें कुछ मॉलिक्यूल एरोमेटिक होंगे, कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, समझा क्या, कुछ एरोमेटिक और कुछ एंटी। अब एरोमेटिक कौन से होंगे, उसके लिए हम पढ़ते हैं हक्कल्स रूल। क्या पढ़ते हैं, और इसी को हक्कल्स रूल क्या है बेटा, 4n+2, 4na+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके नंबर आने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे n की वैल्यू रखो, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। मतलब सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए। एक रखोगे तो कितना आएगा, 6। 2 और 3 रखोगे तो कितना आएगा, 10। सॉरी 2 रखेंगे तो 10, क्लियर है, 8 और 2 हाँ 10, और 3 रखोगे तो कितना आएगा, 14। 4 पे 18। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमते हैं तो उस चीज का नाम एरोमेटिक है। उस चीज का नाम क्या है, और अगर हक्कल का 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, कौन सा फॉलो करता है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है डार्कनेस में, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4। 2 पे 8, 3 पे 12, मतलब 4 की टेबल। तो अगर 4 की टेबल में हुआ तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंटी एरोमेटिक। अब ध्यान रखना अक्कल ने एरोमेटिक के लिए दिया था रूल, ये हमने बना रखा है। तो कोई कहना इनमें से कौन सा अक्कल को रूल को फॉलो करता है, मतलब एरोमेटिक ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, ये तो हमने बना रखा है, अक्कल के पास इतना वेला नहीं था, क्लियर है। अक्कल रूल कौन फॉलो करता है, एरोमेटिक। ये तो अपना बनाया हुआ अक्कल रूल है, क्लियर। पर अपन यही बोलेंगे अक्कल का 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अक्कल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना बेटा ये n अंदर है, कई बार एग्जामिनर यूं लिख देता है कि अक्कल का 4+2 पाई n इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ये नहीं चलेगा। हमारी बात में n नंबर है, इंटीजर। इस n को वैल्यू रखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आए टोटल आए, जैसे n की वैल्यू 0 रखने पे टोटल कितने आए, 2। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए हमें, सीक्वेंस है हमारे पास। ऐसी n की वैल्यू रख के नहीं देखनी, क्वेश्चन में अभी बताता हूं। तुझे तो पता होना चाहिए पहले से ही n की वैल्यू 0 रखने पे कितने आते हैं, 2। फिर कितने आएंगे, 6। तो 2, 6, 10 इस तरह से आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। अभी देखा तो देख रुक, ये चीज सबको समझ में आई बेटा। तो नॉन एरोमेटिक तो देखते हैं पहचान में आ जाएगा, और फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सेम दिखते हैं, पर उनमें थोड़ा सा फर्क है, एक में 4 की टेबल में घूमेंगे, एक में 4n पाई, ध्यान रखना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो,
अब देखो ध्यान से, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो इसकी रेजोनेंस बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ है पॉजिटिव सिंगल है डबल, तो क्या इसको रेजोनेंस कल सिखाया था बेटा? तो क्या ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे बेटा? और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिला तो ये न्यूट्रल हो गया, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे बोलो, अगर फिर देखो वापस से बेटा आपके पास पॉजिटिव सिंगल है डबल, तो देखो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे तो इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिला तो न्यूट्रल हो गया, और इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये न्यूट्रल, और इस कार्बन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो आपने देखो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन घूमे कैसे, पहले ऐसे घूमे, अगली स्टेप में ऐसे घूमे, उससे अगली स्टेप में ऐसे घूमे, और वापस सर्कल स्ट्रक्चर आ गई, वापस वही बन गई। देखो आप सर्कल में तो घूमे, पहले इधर गए, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर गए, तो आप सर्कल में तो घूमे हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन किस में हुआ? सर्कल में। अब बाद में बात करते प्लेनर, सारे ऑलमोस्ट सारे ही इसकी बात करें। नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जाएंगे, तो देखो बेटा ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच के यहाँ नेगेटिव आ गए, तो एरो बाहर की तरफ लगाते, बॉन्ड अंदर बनाते, ध्यान रहे। फिर से आपके पास नहीं बन गया क्या नेगेटिव सिंगल डबल? तो कल सिखाया था नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से, फिर बोलो, फिर से आपके पास बन गया नेगेटिव सिंगल है डबल, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे? फिर से वही स्ट्रक्चर आ गई, सर्कल में घूमे। इसमें देखो बेटा सर्कल में घूमने का रेजोनेंस नहीं है, आपको सर इतनी स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा मैं, तो एक या दो केस को छोड़ दें तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा देख लो कि सर कैसे, आप सर्कल में कॉन्जुगेशन देख लो, क्या देख लो? पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब सर्कल में कॉन्जुगेशन है, सर्कल में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन। बोलो, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, सर्कल में कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेंगे। फिर बोलो, और यहाँ डबल सिंगल सिंगल डबल मतलब सर्कल में रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक वही हो गया। फिर बोलो, अब ये दो बचे, अब इन दोनों में तय करना है कौन एरोमेटिक कौन है एंटी एरोमेटिक। तो अगर इसमें बात करें तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? दो। तो एन की वैल्यू कितनी हुई? 0। अपने फॉर्मूले में एन की जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर मैं एन की वैल्यू 0 रखता हूं तो 2 आते, इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैं कहता हूं 2, 6, 10 सब चलेंगे, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दो घूम रहे हैं, इसका मतलब ये कौन हुआ? एरोमेटिक। कौन हुआ? एरोमेटिक। अगर मैं इसमें बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो नेगेटिव चार्ज में दो पाई बॉन्ड में कितने घूम रहे? 4, और 4 की टेबल में घूमे तो क्या हुआ? चमका क्या? हाँ बोल बेटा। अरे माता दो होते हैं, एक खुद का एक जिसका छीन के लाया। अरे बोलो, क्या चीज सबको समझ में आई बेटा ये वाली? पक्का? अब जैसे अपने पास एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझ में आ गया, ये वाला कौन है? एरोमेटिक, और ये वाला एंटी। अब अपन सीधा करेंगे, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, सर्कल में रेजोनेंस नहीं है, नॉन का। तो पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पर कितने घूम रहे हैं? 4। एंटी नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6, सर्कल में घूम रहे हैं, तो एंटी एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक। क्या बेटा? अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना, या तो पूछ पैदा हो तो मतलब एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो सिंपल सी कहानी, या तो एरोमेटिक हो मॉलिक्यूल या नॉन भी चलेगा, लेकिन एंटी नहीं चलेगा। आप कहोगे सर एरोमेटिक एंटी तो ऑलमोस्ट बराबर थे, नहीं, एंटी एरोमेटिक सबसे खत्म होता है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है सबसे? अरे बोलो, तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? तो अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर के आगे एरोमेटिक सबसे ज्यादा है, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे कम है। क्लियर है? तो अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता, बता दोगे? अब जैसे अपने पास ये है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, सर्कल में कितने? 8। 8 में कौन हो गया? एंटी एरोमेटिक। अरे बोलो, एंटी आगे लिखना ही है, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना,
4 की टेबल। अब इसमें देखो बेटा, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 6। 6 में कौन हो गया? एरोमेटिक। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल सिंगल डबल, मतलब नॉन एरोमेटिक। बोलो चमका क्या? ये क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक। क्या है बेटा? क्लियर है? बोलो। अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब 7 मेंबर रिंग तक तो क्या होती है बेटा? रिंग फ्लिप नहीं करती। मैंने आपको आइसोमेट्री में सिखाया था। 7 से बड़ी रिंग होती है ना, उसके पास आउट ऑफ प्लेन जाने का ऑप्शन होता है। कैसे ऑप्शन होता है? प्लेन, क्योंकि वो बड़ी रिंग होती है तो मुड़ जाती है। तो 7 मेंबर रिंग तक तो ये एंटी एरोमेटिक रहेगा, लेकिन 7 से ऊपर जैसे बड़ी रिंग आई तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगी। जैसे उसे पता लगेगा एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं, वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। चली जाएगी। तो 7 से ऊपर वाले का आंसर या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। फिर बोलो। जैसे उनके पास मौका मिला वो कहेंगे ना, एंटी नहीं बनेंगे, आउट चले जाते हैं। क्या चले जाएंगे? आप गिनना, आपके यार एरोमेटिक गिन गए तो एरोमेटिक बोल देना। एरोमेटिक नहीं गिना, चाहे एंटी आए चाहे नॉन एरोमेटिक आए, आंसर नॉन एरोमेटिक रहना है, क्योंकि 7 से बड़ी रिंग एंटी नहीं बनना चाहेगी। फिर बोलो भाई, शुरुआत तो वो एरोमेटिक बनने नहीं करते, फिर उसे लगता गड़बड़ होगी, ये तो क्या बन गया? एंटी बन रहा है। कहता आउट ऑफ प्लेन चले जाओ। क्या चले जाओ? अरे बोलो। हाँ जी, एंटी होते क्या हो जाएगा? 7 से बड़ी रिंग। अरे बोलो। जो टेररिस्ट वेरिस्ट आते हैं वो मारने आते हैं, उनको लगता है पुलिस पकड़ने वाली होती है, खुद को गोली मार लेते हैं, कहानी खत्म। अरे बोलो। अच्छा रे, हाँ तू ही है वो। अब जो ध्यान से, तो अगर अपन बात करें, ये तो देख ले, तो हमें पता है अबव 7 कार्बन, अबव 7 है कार्बन, देयर इज नो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वहां पे कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, एग्जिस्ट। वहां पे कोई एंटी एरोमेटिक नहीं करता अपने सिलेबस में, आगे अपन पढ़ते नहीं है। क्लियर? बिकॉज रिंग एटम में मूव इन आउट ऑफ प्लेन, जो रिंग्स के एटम है वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, जैसे अपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था। तो 7 से ऊपर वाले सारे एंटी एरोमेटिक का आंसर है नॉन एरोमेटिक। जैसे ये अपने पास रिंग है, इस रिंग में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन। पहले तो देखो सर्कल में रेजोनेंस दिख रहा है क्या आपको? अपने को दिख रहा है। कितने घूम रहे हैं बेटा? 8। और 8 आते हैं एंटी जाएगा, तो हमने कहा एंटी 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 आ रहा है तो एंटी तो हो ही नहीं सकता, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन। उसकी जो रियलिटी में स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, टफ स्ट्रक्चर। कैसी होती है? टफ। इस तरह जो टब होता है इस तरह से दिखता है, आउट ऑफ प्लेन। कैसा होता है? और अगर ये आउट ऑफ प्लेन है तो रियलिटी में सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहे होंगे। बोलो, क्योंकि रेजोनेंस सेम प्लेन में होता है। किसमें होता है? तो ये अपने रेजोनेंस को खत्म कर लेता है आउट ऑफ प्लेन जाके। दिखने को आपको दिख रहा है कि सर सर्कल में होगा, कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि अपने आप आउट ऑफ प्लेन ले जाता है। किसे ले जाता है? समका। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जैसे अब इन तरह के मॉलिक्यूल का सोल्व करना है। अब ऐसे मॉलिक्यूल में सर्कल में रेजोनेंस है ही नहीं। देखो डबल सिंगल, फिर ये तो आगे चला गया, सर्कल का मतलब यही घूम जाना था। यहाँ डबल सिंगल डबल, ये तो उधर चला गया, तो ये सर्कल तो है ही नहीं। अब ये कोशिश करते हैं कि सर्कल लाइन, क्या लाइन बेटा? सर्कल। तो ये कोशिश करते हैं कहीं से रेजोनेंस आता जाए। कहीं से क्या आता जाए? तो रेजोनेंस आता जाए तो कुछ ना कुछ लोग करेंगे ना, कार्यकारी। तो ये क्या करते हैं बेटा? अपने पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं बेटा? बीच वाले पाई बॉन्ड को। ये कहते हैं इस पाई बॉन्ड को दोनों भाई मिलकर तोड़ते हैं, और इस तरह से तोड़ते हैं कि दोनों भाई के मौज हो जाए, एक के नहीं दोनों के हो जाए। क्लियर है? दोनों की मौज हो जाए मतलब एरोमेटिक आता जाए। क्या आ जाए? नॉन तो अभी है ही, दिख रहा है नॉन जैसे। तो अब दो तरीके तोड़ने के, कि पहला तरीका ये, जैसे ये अपने पास ये स्ट्रक्चर है, पहला तरीका ये है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को नीचे वाला ले गया। अरे बोलो। और तो नीचे वाले पे क्या आएगा? नेगेटिव। ऊपर वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे बोलो। अब नीचे वाले को पूछो कि तू खुश है क्या? नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 4। तो नीचे वाला खुश है क्या? नीचे वाला खुश है। ऊपर वाले को पूछो, कुछ नहीं है। कहता भाई ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ऐसे कि दूसरा तरीका तोड़ के देख कि कैसे, कि तू ले जा दोनों इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे बोलो।
और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। अरे बोलो, इसमें देखो बेटा, पॉजिटिव सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो वो उसमें 6 घूम रहे, इसमें 2 घूम रहे, दोनों बाइकोस। इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ही नहीं, मतलब ये स्ट्रक्चर रियलिटी में ऐसी दिखती है। अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के रखते हैं, दोनों भाई मौज उठाते हैं। अरे बोलो, जैसे गली में नहीं होता कि जिसका गली बंद होती है वो आगे वाली गली पे कब्जा कर लेते हैं। भाई जैसे गली जहां कर आगे अगर गली क्रॉस नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, अब उसको अपने आगे गार्डन वार्डन बना के कब्जा कर लेते हैं कि तू भी आधा कब्जा तू कर ले, आधा कब्जा मैं कर लेता हूँ, मौज करेंगे। कहानी कब्जा कर रखा, क्या कर रखा है? कब्जा। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये मोलिक्यूल यहां से एरोमेटिक दिखा तो उसको यहां से भी क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। अरे बोलो, समझा? अब जैसे ये मोलिक्यूल है सेम ही तरीके का है, इसको भी तोड़ के देखो, इसको भी क्या करो बेटा, अगर मैं इसको तोड़ दूं यहां से, अरे बोलो, जैसे मैं इसे तोड़ूंगा तो आपकी बात दोनों सिमिलर है, एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव, तो मैंने देखा इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव, तो नीचे वाले में देखो नेगेटिव सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। और नीचे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये खुश है। लेकिन ऊपर वाले को पूछो, कहता वो खुश नहीं है क्योंकि वो एंटी बन रहा है। कहता भाई तोड़ने की कोई जरूरत है, मेरे तो मौत आ जाती, मेरे तो क्या जाती है, नॉन में रह लेंगे, क्या रह लेंगे? अरे बोलो, कोई मिठाई उठाई खाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल रोटी खाएंगे मौज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुश नहीं है, तो ये बॉन्ड ऐसा कैसा बना रहेगा, तो ऑल ओवर मॉलिक्यूल क्या बना रहेगा? नॉन एरोमेटिक। उल्टा करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है। अच्छा री, अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब की बार भी दोनों सिमिलर है, तो जैसे तोड़ूंगा तो एक नेगेटिव ले जाएगा एक पॉजिटिव, तो हमने कहा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऊपर वाले को पूछो खुश है क्या? पॉजिटिव सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऊपर वाला तो खुश है, लेकिन नीचे वाला खुश है, वो कहता नहीं मुझे मंजूर नहीं है, बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, ऐसे रहेंगे। और ऐसे रहोगे तो क्या कहलाओगे? नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे ये वाला है, ये अपने पास है, तो हमने दो पॉसिबिलिटी रखी। पहली पॉसिबिलिटी रखी कि बॉन्ड टूटे, वो टूटते समय इलेक्ट्रॉन नीचे वाला ले जाए, तो ये नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो नीचे वाले को पूछो खुश है क्या? 8 है। नेगेटिव सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव, 8 घूम रहे। नीचे वाला कहता है मैं तो खुश नहीं हूं, मैं तो खुश है। ऊपर वाला कहता है मैं कौन सा खुश हूं, मेरे भी 4 घूम रहे। कि रहने ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ऐसे दूसरा तरीका लेते हैं क्योंकि दोनों अनसिमेट्रिकल है। तो अब की बार का तू ले जाए इलेक्ट्रॉन को, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है इस पे नेगेटिव, इस पे, अब बताओ उसमें कितने घूम रहे हैं? 6। कितने घूम रहे हैं? नीचे वाले में 6, दोनों खुश हैं, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ के रखेंगे, और ऐसा दिखेंगे और ऐसे दिखेंगे तो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक। अरे बोलो, सेम कहानी है। पहले इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं ले जाता हूं, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ऊपर वाला खुश है क्या? खुश है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला कहता मैं खुश है कि मैं नहीं तोड़ने दूं, कि ठीक है इलेक्ट्रॉन मैं ले जाता हूं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले गए, यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर ये ले गए इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? नीचे वाले में, तो नीचे वाला तो खुश है, ऊपर वाला खुश है क्या? ऊपर वाला कहता मैं भी नहीं तोड़ने दूं, तो कहता ठीक है तो नहीं तोड़ते, नॉन एरोमेटिक। क्या बना रहेगा? एम का क्या? इसी में अगर मैं तुमसे ध्यान से देखो, ये वाला मॉलिक्यूल है, क्या ये एरोमेटिसिटी दिखाएगा? ये देखो बेटा, ये अभी तो कुछ नहीं है, अगर ये ऐसे नहीं रह के ऐसे जा सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? ना, देखो अब डबल सिंगल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के रखेगा, मतलब ये ऐसे रहेगा नहीं, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अरे बोलो, क्यों करेगा? एरोमेटिसिटी के चक्कर में। तो हमसे पूछता है कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे मोस्टली एग्जिस्ट करता है कि हाँ करता है। इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर है, ये भी कैसे एग्जिस्ट करना पसंद करता है बेटा? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ले जाना पसंद है ऑक्सीजन को। बोलो कोई दिक्कत है? तुमका, अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का है पोर्शन है, इसे समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। देखो एनसीईआरटी कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी हाँ, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसने क्या कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीजें होती है,
एक होता है एसाइक्लिक, क्या होता है, और ओपन चेन कंपाउंड, क्या होते हैं, एसाइक्लिक और एक तो ये होंगे। दूसरे कंपाउंड होते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड। दो तरह के कंपाउंड होंगे मेनली, एक एसाइक्लिक होंगे और एक और रिंग चेन होंगे। अब जो ये साइक्लिक या रिंग चेन होते हैं, ये खुद दो तरह के होते हैं बेटा। पहले चीज समझ में आई बेटा कि ये एसाइक्लिक और साइक्लिक। उसके बाद में जो ये साइक्लिक है, ये खुद दो तरह के हैं बेटा। एक है बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कौन से, तुम्हें पता लग गया अभी, फिर बोलो। और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये खुद दो तरह के हैं। एक है होमोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, सॉरी होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, क्या है बेटा, कंपाउंड, या तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अभी समझाता हूं एक एक को। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसी रिंग तो है, उस रिंग में सारे एटम किसके हैं, कार्बन के हैं। किसके हैं बेटा, कार्बन के, इसलिए उसे कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि रिंग के अंदर जितने एटम है रिंग के अंदर, वो सब कार्बन के हैं। रिंग के बाहर चलेंगे, फिर अभी इनको एक एक कर लेता हूं मैं। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम भी आ गया, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। क्या है बेटा, फिर जो एरोमेटिक है वो तीन तरह का है। एक है बेंजोइड, बेंजोइड कंपाउंड उसे बोलते हैं जो एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन जैसा है। कैसा है, जिसमें बेंजीन हो, बेंजीन जैसा मतलब बेंजीन हो, यही तो है, जिसमें कम से कम बेंजीन के कारण एरोमेटिसिटी आती हो। फिर आते हैं नॉन बेंजोइड, मतलब एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है। जैसे आपके पास ये वाला एरोमेटिक तो है, कौन सी बेंजीन है, ये वाला, ये ऊपर पड़ गया है अभी। तीसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक है लेकिन उनमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इनको मैं वन बाय वन पढ़ाता हूँ। क्लियर है, चार्ट सबको समझ में आई, एनसीईआरटी का चार्ट है आपके, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। सबसे पहले यही है अपने पास कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का होता है, एसाइक्लिक और रिंग, और उसमें से हम सबसे पहले एसाइक्लिक पढ़ते हैं। एसाइक्लिक कौन है बेटा, दीज कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ए ब्रांच चेन, मतलब सीधी कार्बन चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन रिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, आगे बात समझ में। ये कैसी फ्लेम देते हैं बेटा, नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम क्या होती है बेटा, जिनमें धुआं नहीं आता, जिनमें धुआं आ रही, समझ में, नॉन सूटी फ्लेम। क्लियर है। जैसे आपके घर पे सिलेंडर जो गैस जलती है उसमें कौन होता है, मेथेन प्रोपेन होते हैं, उसमें धुआं आता है क्या, नहीं, नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। क्लियर है, उनमें धुआं नहीं आता इनको जलाने पर। धुआं ज्यादा दिखता है, वो CO2 बनते हैं, लेकिन फिर वो धुआं का मतलब ये उड़ता हुआ दिखता है, क्यों, गैस जलाते तो ऐसा होता है कि आज तो धुआं हो गया रे घर पे। लकड़ियों को जलाते तब धुआं आता है, तो वो धुआं देखा है ना, तो लकड़ियों को जलाने पे वैसा धुआं आता है गैस मेथेन को जलाने पर नहीं। नॉन सूटी फ्लेम है, जलता है। CO2 जले, धुआं आने का मतलब ये नहीं होता कि CO2 नहीं है, CO2 तो गैस है, उसमें सब कार्बन पार्टिकल्स का इनका निकलना है। क्लियर, ये चीज समझ में आई। लेकिन ये जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये चीज सबको पहले क्लियर हुई ना, ये वाली। अब अपन बात करें तो ये आपके पास एग्जाम्पल है इनके, तो एसाइक्लिक सबको समझ में आ गया। इस एसाइक्लिक को क्या बोलते हैं, ओपन चेन। अब एसाइक्लिक के बाद में हमें क्या पढ़ना है, साइक्लिक और क्लोज चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के थे, उसमें जो सबसे पहला था उसका नाम था एलिसाइक्लिक। क्या था बेटा, अब ये एलिसाइक्लिक है तो ये क्या है बेटा, है तो से रिंग में, लेकिन रिंग वाले वो कंपाउंड जो क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है, जैसे ये है, क्या ये एरोमेटिक है क्या, नहीं, एरोमेटिक रिंग में घूमना चाहिए, तो नॉन एरोमेटिक सब इसी में आएंगे। अरे बोलो, तो क्या है एलिसाइक्लिक, इसको रुक जाओ एक मिनट। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम जॉइन इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, कि कार्बन एटम है जो आपस में जुड़े हुए तो हैं लेकिन रिंग में, इसमें, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है, तो जितने भी रिंग वाले कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो सारे क्या हैं, एलिसाइक्लिक। क्या है बेटा, इनको एलिफेटिक, देखो ये भी एलिफेटिक थे, ये क्या थे बेटा, एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक है साइक्लिक। तो इसलिए मैंने देखो यहां पर भी लिखवाया भी इसमें है कि ये और ये सेम ही है, ये और एलिसाइक्लिक क्या है, सेम। ये रिंग, ये चेन में और ये रिंग में बाकी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब ये भी नॉन सूटी फ्लेम, ये भी नॉन सूटी फ्लेम। अरे बोलो, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है क्या बेटा, किस साइक्लिक कंपाउंड हो गए बस, है वापिस वैसे ही बेटा।
नॉन एरोमेटिक। कैसे बेटा? कि वो साइक्लिक कंपाउंड जो नॉन एरोमेटिक है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं? एलिफेटिक है, साइक्लिक। अब ये एलिसाइक्लिक कुछ तीन तरह का था। एक था होमोसाइक्लिक, सॉरी दो तरह का। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है, इसी को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि पूरी रिंग में सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। क्या है बेटा? जैसे ये सारे, ओनली क्या है? कार्बन इज प्रेजेंट इन ए रिंग। ये क्या कहलाएगा बेटा? होमोसाइक्लिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। रिंग में कहा है कार्बन? रिंग में तो सारे कार्बन ही, और रिंग के बाहर है वो तो। पूरी रिंग किसकी बनी है? कार्बन की। इसी तरह से ये कहलाएगा, रिंग में तो कार्बन ही है। इन्हें होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक क्या है? रिंग है, रिंग में एक आधा एटम हेट्रो है। हेट्रो मतलब कार्बन को छोड़ के, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन को छोड़कर। तो कार्ब जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? हेट्रोसाइक्लिक। ये बहुत फेमस अपना सॉल्वेंट होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्लियर है? बहुत ज्यादा सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? सम टाइम एटम ऑफ अदर देन ए कार्बन आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। हम का क्या? बोलो। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। तो रिंग वाले दो तरह के थे, एक था एलिसाइक्लिक था। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? कार्बोसाइक्लिक होते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटा, सॉरी एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो में रिंग पूरी की पूरी कार्बन से बनी होती है। हेट्रो में रिंग के अंदर कोई कार्बन के अलावा एटम आ जाता है। क्लियर है? ये हेट्रो में नहीं काउंट होगा, ध्यान रहे। ये किस में काउंट होगा? होमो में। ये हेट्रो में जिनमें रिंग का एटम नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया। ये भी कैसे है बेटा? एलिफेटिक है। कैसे है बेटा? एलिफेटिक। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक क्या आते हैं? बेंजोइड। बेंजोइड वो होते हैं जिनमें बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होती है। अरे बोलो। जैसे बेंजीन, एनिलीन, नेप्थलीन। अरे बोलो। इनमें एक बेंजीन है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इनमें कोई ना कोई बेंजीन है। फिनोल जितना पढ़ोगे आप, एंथ्रासीन, जिनमें एक बेंजीन दिख जाए आपको कहीं से, बस काम बन गया। अरे बोलो। नेक्स्ट में आता है नॉन बेंजीनोइड। क्या आता है बेटा? तो एरोमेटिक तो है, लेकिन बेंजीन के कारण नहीं। जैसे ये, अरे बोलो, टॉर्फोन। ये याद रखना बेटा, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इवन ये है। सॉरी, अरे बोलो। ये एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन के कारण नहीं है, तो इसलिए हम नॉन बेंजीनोइड क्या बोलेंगे? फिर वापस हेट्रोसाइक्लिक। देखो वहां हेट्रोसाइक्लिक था नॉन एरोमेटिक, और ये हेट्रोसाइक्लिक है एरोमेटिक। तो हेट्रोसाइक्लिक बोलने का मतलब क्या आ गया? रिंग में एक हेट्रोएटम होगा, फिर भी एरोमेटिक है। जैसे ये लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता था क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर थोड़ी है, साइड में से दुकान चला सकता है। इसका नाम है फ्यूरेन। क्या नाम है? जैसे इसका नाम है थायोफिन। क्या नाम है? इसका नाम है पिरिडीन। ये याद रखना बेटा। अब पिरिडीन वाले लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे क्या? डबल बॉन्ड का खुद का रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ये कौन हो गया? पिरिडीन। अरे बोलो। नेक्स्ट वन ये है बेटा पाइरोल। क्या है बेटा? पाइरोल। पाइरोल में भी तो यही है, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल है लोन पेयर। अरे बोलो। याद रखना बेटा, इसका नाम पाइरोल है, इसका फ्यूरिन, इसका फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन। समझा क्या? यहां तक सबको कोई दिक्कत? अपने को मोस्टली एरोमेटिक यहां तक आना ही चाहिए। हरी बात में। इसके आगे का पढ़ते हैं अपन। कल पढ़ोगे? कितने पेज हो गए? 12। कल कितने थे? 5। 7 ही तो है। ये तो हुआ ही नहीं अभी। ये हो गया क्या? अब जैसे इसकी बात करें बेटा, तो देखो इसको पूछता है एरोमेटिक है कि नहीं है। तो देखो इसमें गिनो बेटा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो क्या पूरे रिंग पे इलेक्ट्रॉन है सर्कल में? और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या है? एरोमेटिक। एक चीज ध्यान रखना बेटा, सारे बाउंड्री के कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर सारे बाउंड्री के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बाउंड्री पे जितने कार्बन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइड होते हैं। पहले तो चेक कर लो, बाउंड्री के सारे कार्बन sp2 है, तो जितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है बाउंड्री पे? 10। तो पक्का इसमें 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। बोलो।
ये स्टेटमेंट पूछ लेता है ऐसे। बाउंड्री मतलब इसकी सर्कल, इस पे सर्कल यूं चले, बाउंड्री तो है इस मॉलिक्यूल की, इस पे की बाउंड्री है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 10। और तू खुद से गिन के 10 देखे, कार्बन कितने? एक था। सारे sp2 होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए? sp2। कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है। हाँ आउट ऑफ प्लेन 10 तो है, 10 में तो एरोमेटिक होते हैं। तो 7 से बड़ी पे एंटी नहीं होता ना, एंटी हुआ तो नॉन हो जाता है, एंटी हुआ तो क्या हो जाता है? नॉन। एरोमेटिक तो हर कोई बनना चाहता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब बेटा इस मॉलिक्यूल में देखो रेजोनेंस में लोन पेयर, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो बोलो तो क्या ये एरोमेटिक है? अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है किस लोन पेयर का एरोमेटिक है, इस लोन पेयर का एरोमेटिक है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा क्या? ये डबल बॉन्ड के ऊपर और डबल बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है, देखो पाई सिग्मा पाई, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जो नाइट्रोजन है का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसको ए बोल देते हैं। जो ए वाला नाइट्रोजन है इसका क्या होगा? रेजोनेंस में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट है, इसका नहीं करेगा, ध्यान दें। इसको बोलते हैं इमिडाजोल। क्या बोलते हैं? सर क्यों रटा रहे हो? चिंता मत करो, मैं आपको सिखाऊंगा बायोमोलिक्यूल में एमिनो एसिड, उस वक्त आता है ये इमिडाजोल, आता है। क्लियर है? और जानते इसका नाम होता है, अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाता है इसका नाम होता है ऑक्साजोल। क्या होता है? ये भी एरोमेटिक है, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण नहीं है। ये जानते हो ये कौन है बेटा? नेप्थलीन। कौन है? नेप्थलीन। तो नेप्थलीन में कितनी बेंजीन है? एक टाइम ये बेंजीन, एक टाइम ये बेंजीन है, तो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हुई। ये भी कैसी स्ट्रक्चर है? बेंजीनोइड। ये भी कैसी है? बेंजीनोइड। ये भी कैसी है बेटा? बेंजीनोइड। एक बेंजीन में दिख गई तो बेंजीनोइड है। फिर बोलो। अब देखो बेटा ऑल ओवर अगर मुझसे एक बेंजीन दे दे, एक क्या दे दे? बेंजीन। इस तरह से दो बेंजीन दे दे, इस तरह से कनेक्ट करके, तो यहां पर दो बेंजीन है, लेकिन इस बेंजीन को इससे कोई मतलब है, तो ये भी बेंजीन रहेगी, ये भी बेंजीन रहेगी। फिर बोलो। लेकिन यहाँ पे या तो ये बेंजीन बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, तो दोनों एक टाइम एक ही बेंजीन बन पाएगी। तो बताओ ज्यादा रेजोनेंस किसके पास है? पर बेंजीन। ऐसे मुझसे पूछे कि पर बेंजीन ज्यादा रेजोनेंस किसके पास है? ऊपर वाले के पास है। फिर बोलो। उसकी दोनों दो बेंजीन है एनी टाइम, इसकी एनी टाइम दो बेंजीन है क्या? सेम कहानी, अगर इन दोनों में पूछो तो ज्यादा रेजोनेंस पर बेंजीन किसके पास है? ऐसे तो इसके पास दो, इसके पास तीन है, तो इसके पास ज्यादा रेजोनेंस है, लेकिन पर बेंजीन की बात करूं तो इसके पास एक टाइम एक ही बेंजीन रहेगी, या तो ये बेंजीन बनेगी, या बेंजीन बनेगी, या फिर ये बनेगी। एक टाइम तो एक ही बेंजीन बनेगी, तो डिवाइड हुआ तीन में। फिर बोलो। इसमें दो में, और इसमें तो दो की दो है। फिर बोलो। चमका क्या है? ये भी, और ये एंथ्रासिन। देखो ये एंथ्रासिन और ये फिनेंथ्रेसिन क्या है बेटा? एंथ्रासिन में तो कंटिन्यूस सीक्वेंस में, और इसमें फिनेंथ्रेसिन में क्या है? दोनों एक बेंजीन के ऑर्थो पर है। क्या है बेटा? ऑर्थो पे। क्लियर है? ये बेटा पायरीन। क्या है बेटा? इस पायरीन में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये सारे घूम रहे हैं बेटा, बाउंड्री वाले घूम रहे हैं सारे के सारे। ये बीच वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जाएगा तो एरोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो ये चुपचाप अंदर बैठा रहता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा डबल बॉन्ड है जो रेजोनेंस में नहीं जाता, बीच वाला, क्योंकि वो चुपचाप बैठा रहता है कि ठीक है तुम साइड वाले घूमो, उस चक्कर में एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो ये एरोमेटिसिटी लाने के लिए बीच वाले को क्या करता है? रेजोनेंस में रखते ही। फिर बोलो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट वन आता है एनुलिन। क्या आता है बेटा? एनुलिन क्या होता है? एनुलिन आर द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? एनुलिन क्या है बेटा? एनुलिन आर द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन। मतलब एक तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, पूरा कार्बन का बना होना चाहिए, कार्बन क्या होना चाहिए? इवन नंबर में। क्लियर है? रेजोनेंस होना चाहिए। एनुलिन द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेशन में है सारा सारा, उसे हम क्या बोलते हैं? एनुलिन। जनरली एनुलिन का फॉर्मूला क्या होगा? CnAHN। जैसे ये भी एनुलिन है, कितने कार्बन की? 4। ये कितने कार्बन की है? 6। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पर ये एंटी। ये क्या है? ये क्या है? चमका क्या? अब तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत है नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, यहीं तक पढ़ना है, इससे नीचे वाला नहीं लिख रहा है तुम्हें। ये बस एक 10 एनुलिन देख लो और बाकी देखने की जरूरत है नहीं है।
देखो 10 एल्यूमिन क्या है बेटा, अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो होनी एरोमेटिक चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं मिलती। रीजन क्या है इसके, देखो ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी क्या है, और अगर ये दोनों कार्बन sp2 है तो सिंपल सी कहानी, दोनों हाइड्रोजन को कहां रहना पड़ेगा, प्लेन में। भाई ये भी प्लेन में रहेगा, ये भी प्लेन में रहेगा, और दोनों हाइड्रोजन प्लेन में रहेंगे, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट आमने सामने रहेंगे, और आमने सामने रह के बहुत रिपेल करते हैं, बहुत क्या करते हैं। और इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करता है, रिंग ऐसे थी आउट ऑफ प्लेन चली जाती है, कैसे चली जाती है, प्लेन। भाई पहले एक पेन दे, पेन निकाल क्यों नहीं रखती, मुझे ऐसा लगता है मैं ले जाऊंगा। ऐसे था बेटा, तो दोनों हाइड्रोजन रिपेल करते हैं, इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए रिंग क्या चल जाती है, आउट ऑफ प्लेन, ताकि दोनों हाइड्रोजन क्या चले जाए, दूर क्या चले जाए, ऐसे थे, ऐसे आउट ऑफ प्लेन चली गई तो एरोमेटिक तो रहेगी नहीं। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है बेटा अपने को, कि इसमें क्या है बेटा, साइक्लिक भी है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन भी है, हक्कल रूल्स को फॉलो भी कर सकती है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी क्या है, नॉन प्लेनर है, कैसी है बेटा, किसके कारण, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, रिपल्सन, बोलो। लेकिन अगर मैं ए, लेकिन अगर मैं इसमें तो देखो दोनों हाइड्रोजन थे, अगर मैं यहां से एक एक्स एक्स कार्बन को जोड़ दूं, बोलो, बीच में एक एटम जोड़ दूं, ये ऊपर गलत बना रखा है, इसको ऊपर दिखाने का तरीका होता है, बीच में बना होता है। अगर मान लो ये एक्स एलिमेंट, एक यहां तो दो हाइड्रोजन थे, एक इसका और एक इसका, अगर मैं इन दोनों को सेम ही एटम से जोड़ दूं तो ऐसे, जैसे दिखाने के लिए मैं यूं बनाऊं, दोनों को सेम एटम से जोड़ दूं तो, इसको यहीं पे दिखा देते हैं एक सेकंड। ये बेटा, अगर दोनों को सेम ही एटम से जोड़ दो इस तरह से, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन लिया, फिर इधर यूं जोड़ दिया, तो अब रिपेल किससे करेगा, एक तो ऑक्सीजन है, फिर बोलो, दोनों को एक ही सेम एटम से जोड़ दूं तो रिपल्सन तो खत्म, फिर बोलो, रिपल्सन तो खत्म। भाई इन दोनों को, भाई आपस में एक इसका और इसका एक एटम आपस में लड़ाई कर रहे थे, मैंने एक को हटा के दोनों को एक से जोड़ दिया, तो रिपल्सन तो खत्म हो गया। एक एटम किससे रिपेल करेगा, किससे रिपेल ही नहीं करेगा, रिपेल नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल क्या बना रहेगा, प्लेनर, और प्लेनर बना रहेगा तो ये क्या रहती है, एरोमेटिक। बस इन दो एग्जांपल को ध्यान रखना है, ये 14 एलुनीन ये तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, ये तो है, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे अंदर अंदर क्लियर है। तो एक काम करना बेटा, तुम्हें मैं पीडीएफ दे दूंगा बुक की, है ना, तो बुक तुम्हें ही प्रिंट करानी पड़ेगी, वो बुक पर बाद तुम्हारी छपनी बंद होगी। हाँ, तो तुम्हें ये मैं छपनी बंद होगी तो मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ बना के उसका प्रिंट करवाना होगा तुम्हें, ठीक है। और कल ध्यान से, कल अपन डिस्कशन करेंगे तो सारे लोग लेके आएंगे, ठीक है।